हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं पीसीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक है हमारा केयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन को ध्यान से पढ़ना है। तो ये टॉपिक है हमारा केयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस प्रकार से कि जो कैंसर पेशेंट होता है उसकी केयर की जाती है, क्योंकि कैंसर पेशेंट एक ऐसा पेशेंट होता है जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए उसका ट्रीटमेंट चलता है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है उसका। तो उसको किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि कैंसर में हमेशा मोरल सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है, मोरल सपोर्ट देने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले कैंसर शब्द का नाम सुन के ही पेशेंट इतना भयभीत हो जाता है कि उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कैंसर पेशेंट को किस प्रकार से अपन एक केयर दे सकते हैं, घर पर हॉस्पिटल में किस प्रकार से उसकी केयर की जाती है, तो उस चीज़ को हम इस टॉपिक में देखेंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो पेशेंट को बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, तो उसकी देखरेख करने के लिए अपन को किस प्रकार का ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता होती है वो अपन को इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कैंसर and its treatment can cause physically symptom and side effects. They can also cause emotional, social and financial effects. Treating these effects called palliative care or supportive care. तो इसमें अपन क्या देखते हैं कि जब किसी पेशेंट को कैंसर होता है, तो किसी भी पेशेंट को कैंसर होता है तो उसको क्या होता है, इमोशनली, सोशल और फाइनेंशियली इफेक्ट भी बहुत सारे अपन को देखने को मिलते हैं। तो अपन इसको जब ट्रीट करते हैं इन इफेक्टों को, तो उसको एक प्रकार से उसकी केयर को पैलेटिव केयर एंड सपोर्टिव केयर के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या कहता है, पैलेटिव केयर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ केयर दैट इज इंक्लूड अलोंग विद द ट्रीटमेंट टू स्लो, स्टॉप और cure of cancer. Research show of the palliative care can improve the quality of life and help you feel more satisfied with the treatment you receive. तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम होता है, स्लोली होता है, धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे जब ट्रीटमेंट होता है तो इस पैलेटिव जो केयर है हमारी, इस केयर को जो अपन कैंसर की केयर कर रहे हैं, इसमें इंप्रूविंग ऑफ क्वालिटी, उसकी क्वालिटी की जो इंप्रूवमेंट है वो योर लाइफ एंड हेल्प फील मोर सेटिस्फाइड। ये मतलब अगर हम इसको केयर देंगे तो ये जो होगा आपकी ट्रीटमेंट में इंप्रूवमेंट लाएगा। तो उस चीज के लिए अपन को ये केयर देनी पड़ती है। यू मे बी स्टार्ट पैलेटिव केयर सून आफ्टर लर्निंग यू हैव कैंसर एंड कंटिन्यू रिसीव दिस इज टाइप ऑफ केयर थ्रू ट्रीटमेंट एंड रिकवरी। भाई अब जब आप किसी को भी आप केयर दे रहे हो तो आपको पहले उस चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसको लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद आप देखोगे कि किस प्रकार से आप लर्निंग करोगे उसकी, कंटिन्यू रिसीव ऑफ टाइप ऑफ थ्रू ट्रीटमेंट। और फिर उसका जब ट्रीटमेंट चलेगा तो उसको जब अपन केयर देंगे ट्रीटमेंट के दौरान, तो आप देखेंगे कि आप रिकवरी भी आपको देखने को मिलेगी। फॉर द एग्जाम्पल, कैंसर सर्वाइवर्स हु बी ऑन गोइंग न्यू सिम्टम्स एंड साइड इफेक्ट आफ्टर ट्रीटमेंट आर कंप्लीट आल्सो रिसीव पैलेटिव केयर। तो पैलेटिव केयर में क्या देखेंगे अपन कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, जब ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको नए सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे और साइड इफेक्ट, क्योंकि जब अपन रेडिएशन देंगे तो उसको स्वाभाविक सी बात है कि आपको तरह तरह के सीवियरिटी देखने को मिलेगी। सीवियरिटी देखने के लिए अपन को पैलेटिव केयर की इसलिए आवश्यकता होती है कि पैलेटिव केयर एक ऐसी केयर है जिसमें अपन पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या क्या परेशानियों का और सामना करना पड़ रहा है इस दौरान। अब आगे चलते हैं अपन। तो अब इसके बाद अपन देखते हैं कि पैलेटिव केयर में फाइंड इन पैलेटिव केयर, इस केयर को अपन कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। बेसिकली बात ये होती है कि अपन जब होम घर पे होते हैं तो हम पेशेंट को घर के हिसाब से ही केयर दे पाते हैं। पैलेटिव केयर को अपन किस प्रकार से दे सकते हैं, इस केयर में क्या होता है कि अपन जो टेक केयर होते हैं,
जो टेक केयर होते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन से संबंधित स्टाफ होते हैं, जीडीए, जिसे हम जनरल ड्यूटी असिस्टेंट भी कह देते हैं, तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होते हैं। तो इस प्रकार की केयर अपन को जरूरी होती है, क्योंकि कैंसर जो पेशेंट होता है उसकी हर वक्त कोई ना कोई वन पर्सन बराबर वन पेशेंट। तो एक पेशेंट के पास एक पर्सन होना चाहिए। तो इस पैलिएटिव केयर को कैसे अपन ढूंढ सकते हैं? द कैंसर डॉक्टर मे बी फर्स्ट पर्सन द टॉक विद द अबाउट पैलिएटिव केयर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ केयर यू नीड। यू माइट सी समवन द हॉस्पिटल, इन द क्लिनिक, इवन इन योर होम। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट बी मीट सोशल वर्कर फॉर चैंपलेन एट द हॉस्पिटल एंड गो टू अ क्लिनिकल एंड फिजिकल थेरेपी। भाई सबसे पहले क्या करते हैं अपन? सबसे पहले अपन जब कैंसर के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक पहला व्यक्ति होता है जिससे अपन कैंसर के बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ नीड, जब उसकी जरूरत होती है तो समवन ऑफ द हॉस्पिटल का कोई ऐसा व्यक्ति या उसके क्लिनिक का ऐसा व्यक्ति जो आपके होम, घर तक आपकी मदद कर सके, या आप माइट ऑफ द सोशल वर्कर, ऐसा कोई समाज सेवी हो जो आपकी हर चीज में, क्योंकि कैंसर पेशेंट होता है उसको कभी भी प्लेटलेट डाउन हो जाएगी तो आपको ब्लड की जरूरत पड़ेगी, प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, और बहुत सारी रिपोर्ट्स उसकी होती हैं। तो इन सारे कामों को करने के लिए सोशल वर्कर की अपन को जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल में भी जब वो एडमिट रहता है तब भी वो आपका हेल्प करेगा, और जब आप घर पे रहोगे तो वो आपकी केयर करेगा। क्लिनिक फॉर फिजिकल थेरेपी, जो फिजिकली थेरेपी है, आपको जैसे एक्सरसाइज करानी है, क्या डाइट देनी है, तो आपकी सारी चीजों का जो ध्यान रखेगा वो एक पैलिएटिव केयर रखेगा या टेक केयर रखेगा, जो कि जीडीए स्टाफ होता है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है। ये कह रहा था पैलिएटिव केयर टीम। जब इसमें टीम में कौन कौन आते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में तो एक टीम होती है जो आपकी इन सारी चीजों की देखरेख करती है। पैलिएटिव केयर माइट बी स्टार्ट टू बी योर कैंसर केयर टीम, टेल यू अबाउट एनी सिम्टम टू हैव आल्सो। आपके कोई भी प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं, कोई भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं ट्रीटमेंट के दौरान, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। देम एनी लाइफ चेंजेस, आपकी लाइफ में भी कोई परिवर्तन आ रहा है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, तो उस चीज को भी आप उनको बता सकते हैं। और प्रॉब्लम्स, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, सच नीडिंग ऑफ द राइट्स ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ टाइम ऑफ वर्क, आप जब उनका टाइम ऑफ भी हो जाएगा उसके बाद भी उनको आप इन चीजों को बता सकते हो। योर कैंसर केयर टीम इन कॉन्टेक्ट ऑफ द पैलिएटिव केयर प्रोफेशनल्स दी माइट इंक्लूडेड। तो इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि जब अपन का कोई केयर टेकिंग करने वाला जो बंदा होगा वो आपके डॉक्टर्स को और जो आपके जो कैंसर ट्रीटमेंट की जो पूरी टीम है आपकी, उनको वो कांटेक्ट में बना रहेगा। क्योंकि कांटेक्ट में बनना क्यों जरूरी है इसको? क्योंकि प्रोफेशनल जो बंदा होता है वो आपकी जो डे टू डे स्थिति है, कोई न्यू सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनकी वो उनसे बात कर सकता है, उन चीजों को वो बता सकता है कि उसके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो वो इन सारी चीजों को वो क्या कर सकता है, डॉक्टर्स को और जो रेडियोलॉजी के, जो ऑन्कोलॉजी के डिपार्टमेंट की जो टीम है, उनको इन सारी दिक्कतों को वो बता सकता है। तो इसलिए अपन को इस केयर की आवश्यकता होती है। A social worker who can help with everyday tasks and challenges the finding rights और एडजस्टिंग टू न्यू डायग्नोसिस। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, सोशल वर्कर आप पता है क्या किसे कहते हैं? जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कॉलेजों के स्टूडेंट्स होते हैं जो समाज से सोशल वर्क का काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि कैंसर पेशेंट एक ऐसा है कि कैंसर पेशेंट को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देने के दौरान उसको बहुत सारे डायग्नोस करवाने पड़ते हैं। रोजाना की जो थेरेपी होती है वो उसको लेनी पड़ती है। थेरेपी लेने के बावजूद भी उसको कौन कौन सी मेडिसिन हैं, तो क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो परेशान होने के कारण क्या हो जाता है कि अपनी जो अब मान के चलो आपके फैमिली में 2 हैं या 3 सदस्य हैं आपके घर में, तो उन 2-3 सदस्यों को क्या करेंगे कि आप शुरू में तो ले जाएंगे पर एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में आप उनको अपने साथ नहीं रख सकते। तो इसलिए जो पैलिएटिव केयर होती है और जो टेक केयर होते हैं, जीडी स्टाफ होता है, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। और आपके सोशल वर्कर हु हेल्प एवरीडे टास्क, आपके जो भी पर डे के टास्क होंगे कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या कराना है, आपकी मॉर्निंग से लेके नाइट तक
जो भी टाइम टेबल होगा वो उसको आपको फॉलो कराएगा। और जो चैलेंजेस मिलेंगे भाई आपको, मान के चलो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा आपको वॉक करनी है, आपको ऐसे आपको कहीं भी आना है या जाना है, तो वो अगर आपके साथ रहेगा तो आपके ये चैलेंजेस ही हैं, क्योंकि आप तो पेशेंट हो, पेशेंट है, पेशेंट हमेशा परेशान रहता है, बीमार रहता है, क्या पता उसको रास्ते में चक्कर आ जाए या वो बेहोश हो जाए। तो उन सारी चैलेंजेस, उसके लिए जो चैलेंजेस हैं उनको पूरा करने में जो सोशल वर्कर होता है वो, और बहुत सारे न्यू डायग्नोसिस होते हैं तो उसका भी वो एडजस्टमेंट करता है कि किस प्रकार से। अब ऐसा तो है नहीं है कि पेशेंट है, पेशेंट बार बार जाएगा कि उसका भाई नंबर कब आ रहा है या वो लाइन में लगा रहेगा, तो उन सारी चीजों को क्या करते हैं, सोशल वर्क ही करते हैं। अ काउंसलर, फिजियोलॉजिस्ट एंड चाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट इज द पर्सन वी कैंसर हु द चाइल्ड, दीज पीपल कैन बी हेल्प द इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ नीड द फैमिली प्रॉब्लम्स। अब क्या होता है, जो पेशेंट होता है तो इसमें जो काउंसलर होता है, साइकोलॉजी का जो डॉक्टर होता है, वो आपको क्या करता है, मेंटल हेल्थ जो होती है आपकी, इमोशनल और मेंटल हेल्थ होती है, उसको जो क्या करता है, सपोर्ट देने का काम होता है। आपको पता है अगर किसी से कह दिया जाए कि आपको ब्लड कैंसर है या आपको किसी भी प्रकार का कैंसर है, तो वो तो अब ये सोच लेगा कि मेरी मृत्यु अब होना निश्चित है। तो इसके लिए उसका क्या होता है, साइकोलॉजिकली माइंड से वो इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि उसको जीने की जो इच्छा होती है वो समाप्त हो जाती है। तो जीने की इच्छा समाप्त ना हो, इसलिए साइकोलॉजिकल डॉक्टर जो होता है वो एक काउंसलर के रूप में काम करता है। तो उसका भी पैलिएटिव केयर में हमारा अहम रोल होता है। तो अहम रोल होने से वो उसको क्या करता है, उससे डे टू डे उसको डेट देता है, उससे बात करता है, उसको समझाता है, उसको डे लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज सिखाता है कि जिससे उसको इन चीजों को सामना ना करना पड़े। और फैमिली प्रॉब्लम्स, घर में भी बहुत सारे समय, भाई आप पेशेंट हो गया, वो घर में पड़ा रहेगा, तो फैमिली में भी ऐसी कोई चीजें होती हैं जिसके कारण जो पेशेंट होता है वो अपने ट्रीटमेंट ढंग से नहीं ले पाता। तो उन सारी चीजों के लिए साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है कि भाई बच्चे को अपन जिस प्रकार से समझाते हैं कि भाई अपन को ये चीज करनी है, तो बच्चा उसी प्रकार से टैकल करता है। तो उसके लिए और कुछ मेडिसिन की भी अगर जरूरत पड़ेगी तो एक साइकोलॉजिस्ट अपनी दवाइयां, ड्रग्स दे देता है, जिससे क्या होता है कि अगर मान के चलो पेशेंट को रात को नींद नहीं आई, तो अगर नींद नहीं आएगी तो आपको स्वाभाविक बात है, अगर आपको भूख नहीं लग रही है या आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये सारी चीजें भी आपके शरीर को हार्म करेंगे, और हार्म करेंगी तो आप पहले कैंसर पेशेंट हो तो और ज्यादा आपकी कैंसर में आपको नुकसान होगा, आपको ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो पाएगा, और ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो पाएगा तो आप कि शरीर में और भी ज्यादा कैंसर फैल जाएगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखने के लिए अपन को ये करना पड़ता है। अब आगे क्या कहता है ये देखते हैं अपन। ये क्या कह रहा है, टॉकिंग अबाउट पैलिएटिव केयर। अब भैया क्या है कि अपन को डे टू डे उनसे बात भी करनी चाहिए, क्या कह रहा है ये, एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट पैलिएटिव केयर टॉकिंग अबाउट द डायग्नोस ट्रीटमेंट आर नीडेड। मतलब वो आपसे बात क्या करता है, आपकी जांचों के बारे में और आपके ट्रीटमेंट के बारे में जो भी आपकी जरूरतें होती हैं। दीज conversation to help everyone understand what you want to expect from the treatment। जो भी आपके लिए जरूरत, ट्रीटमेंट के दौरान जो भी एक्सपेक्टेड होता है, जो भी जरूरत होती है, वो काम ओवरऑल केयर में आपकी करते हैं। पैलिएटिव केयर वर्क्स बेस्ट व्हेन यू, योर फैमिली एंड योर हेल्थ केयर टीम वर्क टुगेदर। आपकी जो फैमिली होती है और हेल्थ वर्कर की जो टीम होती है, मतलब आपके जो जीडीए स्टाफ लग रहा है या आपकी जो फैमिली लग रही है या जो आपकी जो हॉस्पिटल में जो स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं, तो ये इस केयर में ये सारे लोगों का अहम रोल होता है कि ये सारे लोग एक साथ मिलकर ही आपकी केयर कर सकते हैं। अब ये क्या है, हेयर आर सम टिप्स टॉकिंग विद योर हेल्थ केयर टीम। तो अपन क्या कर सकते हैं, आस्क द डॉक्टर एक्सप्लेन योर डायग्नोसिस। अपन वो आपके डायग्नोसिस के बारे में उससे बात कर सकता है, ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बात कर सकता है कि भाई उसका इन प्रोग्रेस है तो उसकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है। प्रोग्नोसिस इज द चांस ऑफ रिकवरी, कि भाई उसकी अब वो पूछ सकता है कि जैसे मान के लोग कैंसर पेशेंट है, ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, तो अपन ये पूछ सकते हैं क्योंकि कैंसर में क्या होता है, हाई डोजेज की, हाई रेडिएशन की दवाई और बड़ी बड़ी सर्जरियां होती हैं। तो अपन उनसे ये पूछ सकते हैं कि भाई अपन ये कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो इसमें अपन के ये जो प्रोग्नोसिस शब्द यूज किया गया है इसमें, वो क्या कहता है कि कितने परसेंटेज पेशेंट का सही होने की संभावना है। मान के चलो किसी, आप ये कह दे कि भाई किसी के ब्लड कैंसर हो गया,
तो ब्लड कैंसर में क्या करेंगे, अपने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा कि आफ्टर द ट्रीटमेंट, कि भाई डॉक्टर ने उसको कीमोथेरेपी दी, कीमोथेरेपी दी। अब डॉक्टर से पूछा सर हम कीमोथेरेपी तो ले लेंगे पूरी, पर डॉक्टर क्या कहता है कि ना के बराबर 1% चांसेज है, मान के चलो किसी भी चीज का 1% चांस दे दिया कि भाई 1% चांस है उसके ठीक होने का, तो अपन को ट्रीटमेंट तो कराना है क्योंकि 1% ही है, तो वैसे भी पेशेंट नहीं है। अब क्या होगा कि उसमें कीमो दी जाएगी, भाई 4 डोजेज दी, 4 बार में डोज दी। अब डॉक्टर ऑब्जर्वेशन करता रहता है कि भाई क्या है, तो अपन ऑब्जर्वेशन जब वो करेगा, ऑब्जर्वेशन जब डॉक्टर करता है तो देखते हैं, अपन उससे पूछते रहते हैं कि भाई अब रिकवरी की, मान के चलो किसी पेशेंट की अपन 3 डोज दे चुके हैं, अब उसकी रिकवरी की उम्मीद आ चुकी है, तो डॉक्टर आपको कह देगा कि भाई 50% इसकी प्रोग्रेस हो सकती है। तो इन चीजों का अपन ध्यान देते हैं। दीज माइट चेंज ऑफ द विद टाइम, कीप आस्किंग द क्वेश्चन, समय समय पे आप उससे सवाल कर सकते हैं। यू कैन टेक नोट्स योर द अपॉइंटमेंट, आप उसके अपॉइंटमेंट, डॉक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट है उसका भी एक लेखा जोखा रख सकते हैं। ब्रिंग समवन अलोंग द हेल्प योर ट्रीटमेंट थिंग्स, मतलब आपकी जो ट्रीटमेंट की जो चीजें हैं उनमें वो क्या करेगा, रिमेंबर, याद रखने के लिए जो चीजें हैं ट्रीटमेंट की, उन चीजों को याद करने में मदद करेगा। आस्क योर हेल्थ केयर टीम एक्सप्लेन एनीथिंग यू नॉट अंडरस्टैंड, वो आपको हर चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। हेल्थ केयर की जो आपकी जो टीम होगी वो हर चीज को आपके को एक्सप्लेन करेगी, जो आप नहीं समझ पा रहे हो उन सारी चीजों को क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी। दिस कैन बी अ मेडिकल वर्ड, क्योंकि आपको पता है कि मेडिकल वर्ड होता है, तो उनको भी वो आपको एक सिंपल लैंग्वेज में, जिस भाषा में आप समझ सकते हो उसको समझेंगे। ट्रीटमेंट एंड समथिंग एल्स, किसी भी प्रकार की चीज है, ट्रीटमेंट है कि भाई मेडिकल टर्म है, अब मेडिकल टर्म में आप कुछ भी बोलते हो उसको, बीमारी को, तो उस बीमारी को आप कुछ भी बोलो, पर वो आपको क्या करेंगे, एक सिंपल भाषा में, एक साधारण भाषा में आपको ये समझाएंगे कि किस प्रकार से आप कर सकते हो। आस्क द क्वेश्चन अबाउट, आप उनसे भी पूछ सकते हो कि सोशली इमोशनली फंक्शनल आर द स्पिरिचुअल नीड्स हर के, उनको आप पूछ सकते हो कि किस प्रकार की उनको सोशली और इमोशनली स्पिरिचुअली नीड्स हैं, मतलब वो किस प्रकार से अपने आप को संभालें, देखें, देख रेख करें। तो इन सारी चीजों को भी आप क्या कर सकते हो, हेल्थ केयर टीम से पूछ सकते हो। तो अब इसके बाद अपन क्या देखते हैं इस टॉपिक में, और क्या क्या चीज होती है हेल्थ केयर से बात, जो स्टाफ है उससे बात करते दौरान क्या होता है, टेल यू हेल्थ केयर टीम अबाउट एनी पेन, डिस्कम्फर्ट, अदर साइड इफेक्ट्स, डू यू इवन इफ यू थिंक दे नॉट आर सीरियस, आर अफ्रेड ऑफ द कैंसर गेटिंग और वर्ड्स। तो क्या होता है कि पेशेंट अगर डिस्कम्फर्ट है, अगर पेशेंट को कोई परेशानी है या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं या कोई प्रकार का पेन हो रहा है, तो आप उनकी भी बातें कर सकते हो। टेलिंग अ डॉक्टर अबाउट ऑफ सिम्टम्स, उनके डॉक्टर को अपने जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनका बताएंगे। देन फाइंड द ऑप्शन ऑफ द मैनेजिंग दोज सिम्टम्स मोर क्विकली, क्योंकि जो आपके तुरंत रूप से जल्दी जल्दी जो आपके सिम्टम्स बदल रहे हैं शरीर में, उनकी जानकारी आप देंगे। मे बी बेज ऑफ रिलाइव ऑफ सिम्टम्स, जो भी आपको महसूस हो रहे हैं, आपको पता लग रहे हैं। राइट डाउन ऑफ द सिम्टम्स, उनको लिखेंगे। एंड साइड इफेक्ट्स टू हैव इंक्लूडिंग व्हाट हैपन, हाउ ऑफ्टन, द टाइम ऑफ अ डे हैपन्स, अ बैड इट इज। शेयर ऑफ द नोट्स विद द डॉक्टर, आप सारी चीजों को पहले तो नोट डाउन करेंगे और उसको फिर डॉक्टर के साथ शेयर करेंगे। ऑफ नर्सेज, और नर्सों के साथ, डॉक्टर और नर्स के साथ। दिस इज ए ट्रैकिंग ऑफ हेल्प ऑफ हेल्थ केयर टीम फाइंड ऑफ द कॉजेज एंड प्रॉब्लम टू ट्रीट इट। तो वो आपकी क्या करेंगे, डॉक्टर्स होंगे, अगर आप हर चीज को नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जो एक जीडी स्टाफ होता है वो हेल्थ रिलेटेड होता है, तो वो आपका टेम्परेचर भी नापेगा, ठीक है, टेम्परेचर नाप लिया उसने, बीपी नाप ली, उसको पता है कि कितने कितने देर में, भाई 2 घंटे में, 3 घंटे में, जब भी उसको टाइम होगा, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से वो आपकी बीपी चेक कर लेगा। फिर आपने कितना वाटर इनटेक किया है वो उसको भी देख रहेगा, कितना यूरिन आपके आया हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को वो देख लेगा। और उसको आपके अगर आपको कोई बुखार आया, मान के चलो आपको 2 दिन से 102 बुखार है, ठीक है, 102 बुखार हो रहा है, तो वो इन चीज़ों को क्या करेगा, एक नोट्स बनाकर एक कॉपी में नोट डाउन करता जाएगा। तो वो जब डॉक्टर्स की टीम आएगी सर्वे
सर्वे पे जब डॉक्टर्स आएंगे तो वो उनको इन नोट्स को दिखा सकता है, तो जिससे क्या होगा, डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर पाएंगे और कॉज का पता लगा सकते हैं। तो जब नर्सिंग स्टाफ आएगा, डॉक्टर्स आएंगे, तो आप उनको सारे अपने वाइटल साइंस बता सकता है वो कि भाई ये दिक्कत हुई है, ये क्या इंटेक कर रहा है, क्या पेशेंट खा पा रहा है। तो डॉक्टर को ये भी पता रहेगा कि डॉक्टर भाई अपने गैस्ट्रिक जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसका बढ़िया काम कर रहा है, कि भाई इसके ये दिक्कत है। ब्लड और जो रिपोर्ट्स होंगी उसकी वो रोजाना कलेक्ट होकर आई जाएंगी, तो उनको भी डॉक्टर्स देख लेगा। तो इससे क्या होगा, ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी। Talk with your doctor about palliative care services in available. You may be also ask the see the doctor specialize of the palliative care। तो ये क्या कह रहा है कि जो अपन इस जो palliative care है इसके बारे में भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि भाई अपन को ऐसा तो नहीं है कि कोई स्पेशल टाइप की कहते हैं ना अपन, जैसे मान के चलो कार्डिक एम्बुलेंस होती है, जब भाई किसी पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट आता है ना, तो कार्डिक अरेस्ट की अलग एम्बुलेंस होती है। तो ऐसे पैलिएटिव केयर में भी कोई स्पेशलाइजेशन है कि भाई मान के चलो किसी बंदे को तो हमने रख दिया पर उसको कैंसर केयर करना ही नहीं आता, तो उस चीज के लिए भी अपन को एक एक्सपर्ट की जरा स्पेशलाइजेशन बंदे की आवश्यकता होती है, तो उस चीज को भी हमको देखना चाहिए। अब क्या कह रहा है ये, अपन को अगला टॉपिक देखते हैं इसके आगे। केयर गिवर बर्नआउट, caring for someone the cancer and physically and emotionally draining. Physically you may be experience and faithfully changes, appetite problem, sleeping. Emotional you may be feel sad, anxious, guilty, angry and frustrated and helpless। जो होता है ना पेशेंट, वो कैंसर पेशेंट होता है, वो इतना परेशान हो जाता है, वो इमोशनली या तो रोता रहेगा, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड होगा, गुस्सा आ जाएगी, उसको गिल्टी फील करेगा, अरे मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया, सबके साथ कुछ ना कुछ चलता है सबकी लाइफ में, पर वो एक स्पेशली अपने आप को ऐसा सोच लेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या उसको एंजाइटी हो जाएगी। एंजाइटी में क्या होगा, वो उसके हर बार घबराहट होने लग जाएगी, उसको टेंशन रहेगी हर समय, वो ढंग से ना खा पाएगा, उसकी हार्ट बीट, और वो अपने आप को हेल्पलेस भी महसूस करेगा, बहुत दुखी महसूस करेगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, गिल्टी फील करेगा। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, बर्नआउट। पेशेंट अपने आप को कहते हैं ना कि कोई बीमारी इंसान को नहीं मारती, बीमार जो इंसान होता है ना उसका दिमाग मारता है। क्योंकि दवाइयां तो इंसान को जिताती हैं, पर जो खुद की हिम्मत होती है, खुद का सेल्फ मोटिवेशन होता है, वो ही इंसान को ठीक करता है। अगर सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है ना इंसान, तो वो धीरे धीरे बर्नआउट, मतलब वो खुद ही अपनी आग में जलता चला जाएगा और बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगा, बीमार हो जाएगा और भी ज्यादा। अगर उसकी क्रिटिकल पोजीशन नहीं है, अगर वो ये सोच ले, मान के चलो डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट उसको लिख के दिया, अब वो उसका फॉलोअप नहीं कर रहा, ठीक है, वो नॉर्मल है। अब डॉक्टर कोई केयर भी कर रहा है, उसकी कोई भी केयर कर रहा है, उसको ये लग रहा है अरे यार ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मुझे इंजेक्शन क्यों लगा रहा है। भैया आपके फायदे की वजह से तो इंजेक्शन लग रहा है, आपको ड्रिप चढ़ाई जा रही है आपके फायदे की वजह से। आप इसको सोच लोगे अरे यार मेरे क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो क्या होगा, आपकी तबीयत और बिगड़ती जाएगी और आप सीरियस कंडीशन में चले जाओगे, ठीक है। द ऑफ्टन केयर गिवर्स पुट देयर द नीड्स एंड फोकस देयर लव टू नीड्स, यू मे बी लीड्स ऑफ बर्नआउट विच एक्सप्रेस। मतलब ये कौन कौन सी चीज होती हैं भाई, उसको इलनेस आ जाएगी, इंक्रीजिंग ऑफ एंजाइटी बढ़ जाएगी, उसको डिप्रेशन बढ़ जाएगा, उसको इनरेबिलिटी हो जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा उसको, ठीक है। सोशली विड्रॉल, बोला वो घर से बाहर आना जाना बंद कर देगा। रिसेंटमेंट होता है आपका, एक तो इलनेस हो गया सबसे पहले, एंजाइटी। एंजाइटी में क्या होता है, घबराहट, इलनेस, थकान हो जाएगी उसको बिल्कुल। और ये है आपका गुस्सा, उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ जाएगा कि वो कभी भी किसी पे भी गुस्सा हो सकता है। उसको क्या है, वो इलनेस, इंक्रीज ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन एंड चिड़चिड़ापन, सोशल विड्रॉल एंड एंसरमेंट, गुस्सा हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ द ऑल चेंजेस, टॉकिंग केयर समवन हु लव कैन बी वेरी रिवार्डिंग, केयर गिविंग can we bring of closure or loved of the strength your relationship in the beginning you may feel alone the unprepared for this new role, yet along the way you may be find of progressive strength, compassion and coverage through of the care giving। तो अपन को जब पेशेंट को जब केयर दे रहे हैं अपन, तो इन सारी चीज़ों में अपन को इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि उसको ऐसा ना हो, क्योंकि हमने शुरू में बात करी थी कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, तो इन सारी चीज़ों से अगर
अगर वो प्रभावित होगा तो उसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो उसको क्या रखना है कि मजबूत रखना है, हिम्मत रख के स्ट्रेंथफुल रखना है, ये इसमें लिख रहा है स्ट्रेंथफुल रखना है, लविंग होना चाहिए, लव्ड होना चाहिए, उससे प्यार होना चाहिए, और उसका रिलेशनशिप है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। इन द बिगिनिंग, उसको जो शुरुआत से है अनप्रिपेयर्ड, जब वो तैयार नहीं है तो उसको तैयार करना चाहिए एक नए रोल के लिए। एक नए रोल, जैसे एक नया एक्टर होता है वो एक नए रोल के लिए तैयार होता है नई मूवी में, उसी प्रकार उसको भी उस ट्रीटमेंट के लिए तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो एक नए रोल के, तो अलोंग ऑफ द वे, जब वो इस रास्ते पे चलेगा तो फॉरगिवनेस स्ट्रेंथफुली, तो जब वो मजबूत रहेगा, है ना, और वो किसी भी चीज से ना डरेगा, तो वो इस केयर गिविंग, तो वो केयर को ढंग से ले पाएगा। तो इससे आगे अपन इस टॉपिक में क्या देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं, 5 वे ऑफ अ केयर ऑफ अ समवन ऑफ द कैंसर। कैंसर पेशेंट को अपन किस प्रकार से केयर दे सकते हैं कि भाई चार पांच बातें हैं। मेक ऑफ द रूम ऑफ द कंफर्टेबल एंड लिवली, कि उसका जो रूम होगा वो ऐसा होगा कंफर्टफुल, लिवली, मतलब रहने लायक होगा, साफ सफाई होगी। तो और फिर क्या करेगा, क्रिएट अ ट्रीटमेंट एंड अपॉइंटमेंट कैलेंडर, उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए कि क्रिएट ऑफ अ ट्रीटमेंट, के उसका ट्रीटमेंट का चार्ट होना चाहिए, और अपॉइंटमेंट ऑफ द कैलेंडर के भाई उसको कब कब डॉक्टर के पास अपनी थेरेपी को लेने जाना है। यूज ऑफ द टाइम टेबल टू द रिमेंबर ऑफ द मेडिसिन टाइमिंग, तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी दवाइयों का क्या है, टाइमिंग है। तो संबंध विद द कैंसर पेशेंट को ये चीजें याद रखनी है। कंट्रोल ऑफ द नंबर ऑफ विजिटर, उसके पास जो विजिटर्स है ना, जो आपको क्या होता है जब किसी को बीमारी होती है, देखने वाले लोग आते हैं, उससे भी क्या होता है, बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। टेक ओवर समर टाइम ऑफ, तो उसको क्या होना चाहिए, टाइम रेस्ट, बीच बीच में ऐसा ना हो कि वो लगातार कोई काम ही करे जा रहा है, या भाई उसके कैंसर तो हो गया भाई वो अपने ऑफिस ही जा रहा है, तो उसको टेक अ रेस्ट ऑफ के टाइम उसको आराम देना चाहिए। और क्या होना चाहिए, वो मोटिवेटेड होना चाहिए। तो हमेशा कैंसर पेशेंट को पता है मोटिवेशन ही जताती है, अगर वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा तो उसकी बीमारी और बढ़ती जाएगी। और अगर कैंसर से उसको जीतना है तो उसको मोटिवेटेड, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे कैंप भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कैंप लगते हैं जिनमें कैंसर पेशेंट को मोटिवेटेड किया जाता है कि वो किस तरह से अपने डेली लाइफ को सही रखें। तो इन सारी चीज़ों को अपन को देखना है। तो इसमें जब पेशेंट को अगर वो टाइम टू टाइम इन चीज़ों को फॉलो करेगा और उसको सही से केयर मिलेगी तो जो अमूमन पेशेंट सही हो जाते हैं। क्योंकि यूनेस्को में जो एक सर्वे हुआ था, सर्वे में पता लगा था कि 50 पेशेंट इंटू 50 पेशेंट, तो 50 पेशेंट इन दोनों पेशेंटों के लिए सर्वे किया गया था। तो एक पेशेंट को जिनको कैंसर हुआ था और एक पेशेंट भी कैंसर से सरवाइव कर रहे थे। अब ये दोनों पेशेंटों में क्या अंतर था कि इनको अच्छी से केयर भी मिली, ठीक है, इनको नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया बस। जब नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया और ये थे मोटिवेटेड, ये अच्छे माहौल में मोटिवेटेड रहते थे, मजबूत रहते थे, स्ट्रेंथफुल रहते थे, तो देखा गया कि इसमें से सिर्फ 40 पेशेंट कभी ठीक नहीं हो पाए और 10 ही ऐसे मरीज थे जो सही हो पाए। और इनका रेशो ऐसा था, इनका रेशो देखने लायक था कि 47 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए, क्योंकि वो अपने डेली लाइफ में रूटीन में उनकी केयर बहुत अच्छी हुई, मोटिवेटेड रहे, तो वो ठीक हो गए। तो इस चीज़ में देखा गया है कैंसर पेशेंट के लिए कि उसको केयर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। धन्यवाद।